हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास. वेलकम आफ्टर दिवाली अगेन. टुडे वी विल रीड सब्जेक्ट ऑफ एसएस लेसन 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मीडियल एज. मध्यकालीन युग. मीडियल यानी मध्यकालीन यानी राजपूत एज भी कह सकते हैं. वी कैन से राजपूत एज ऑफ दैट एज. तो जो मध्यकालीन युग, जो राजपूत एज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था और उस समय का उनका जो आर्किटेक्चर, जो उन्होंने फोर्ट है या टेम्पल है जो भी बनवाए, मतलब आर्किटेक्चर यानी उनके जो इमारतें हैं वो सब मॉन्यूमेंट है उस समय. आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. मीडियल एज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था और उनका आर्किटेक्चर कैसा था उसके बारे में आज हम रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू रीडिंग. बच्चों, अच्छी तरह से रीड करना है और अच्छी तरह से वॉच करना है इस वीडियो को. आधा आधा वीडियो वॉच नहीं करना, आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, तो ही आपको ये समझ में आएगा. ओके. कासम मीर्स. लोक डायरा. लोक डायरा बोलते हैं ना. लोक डायरो यानी एक तरह की महफिल होती है और उसमें जो हीरोइक सॉन्ग्स होते हैं, जो पैट्रियोटिक सॉन्ग, जो मैटियर जो होते हैं, शहीद जो होते हैं, उनके गाने गाए जाते हैं, उनके बारे में सॉन्ग बनाए जाते हैं. और वो मतलब लोक डायरा जो एक गांव होता है, गांव में लोक डायरा होता है. गांव के बीच में एक चौक होता है, मतलब बहुत बड़ा स्क्वायर चौक होता है, बैठक होती है और वहाँ पे लोक डायरा ऑर्गेनाइज किया जाता है. उसको बोलते हैं लोक डायरा. वहाँ पे फोक सॉन्ग मतलब, और वो जो ग्रुप होते हैं, फोक सिंगर्स होते हैं, वो वहाँ पे डायरा करते हैं और लोग उसको ऑडिशन बन के सुनने आते हैं, ऑडियंस आती है. ओके. तो अब लोक डायरा किसका है? कासम मीर्स. ए ग्रुप ऑफ फोक सिंगर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज स्क्वायर चौक यानी उसमें ऑर्गेनाइज किया था. एंड द एंटायर विलेज हैड गैदर्ड देयर एट नाइट. रात को होता है ऑलमोस्ट. तो ये जो लोक डायरा होता है ना बच्चों, ये नाइट में होता है. तो पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हुआ था. स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ. अब छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली थी आगे की लाइन में. कहाँ पर? आगे की लाइन में. पैट्रियोटिक सॉन्ग्स. पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति के गाने. सॉन्ग्स वेर ऑल्सो बीइंग सॉन्ग एट द लोक डायरो. वहाँ लोक डायरों में उसके जो देशभक्ति के गाने भी गाए जाते हैं एलोंग विथ फोक सॉन्ग. फोक यानी लोकगीत. लोकगीतों के साथ साथ देशभक्ति के गाने भी उसमें गाए जाते हैं. उत्सव लाइक द पालिया रिसाइटल सॉन्ग संग इन ऑनर ऑफ मार्टियर. पालिया का मतलब होता है जो हमारे शहीद होते हैं उनके सम्मान में, जो उनके बारे में जो गाने गाए जाते हैं हमारे शहीदों के सम्मान में, उनको बोलते हैं पालिया. क्या बोलते हैं? पालिया. तो उत्सव मनाया जाता है. ओके. वेरी मच उसमें ज़्यादा ये गाने गाए जाते हैं. द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन, ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर. कौन? उत्सव. कौन था? उत्सव. क्या नाम है? उत्सव. तो उत्सव जो था वो अपने ग्रैंडफादर के पास गया और पूछा व्हाट डज पालिया मीन्स. अब उत्सव ने कहा, ये बच्चा है उसका नाम उत्सव है. उसने बोला पालिया का मतलब क्या होता है दादाजी? हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट. उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया पालिया, ये पालिया ऐसा होता है, इज़ अ मेमोरियल कम मेमोरेटिंग द हीरोइज. ये जो पालिया होता है एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें जो हीरोज़ होते हैं ना उनकी याद में, उनके उत्सव में ये उत्सव मनाया जाता है. और उसमें इन हीरो जो शहीद हुए होते हैं, जो मार्टियर होते हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए पूरा समर्पण किया होता है, सेक्रीफाइस, लाइफ सेक्रीफाइस की होती है, उनके बारे में वो लोग गाना गाते हैं. गाने के बारे मतलब उनकी वीर गाथाएँ मतलब उसमें सुनाते हैं. उनकी याद में ये कॉमेमोरेटिंग मतलब उत्सव मनाया जाता है. इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मार्टियर. ये एक श्रद्धांजलि दी जाती है. किसके? उसके सम्मान, मार्टियर के सम्मान. वो है सेक्रीफाइस देयर लाइव्स वाइल प्रोटेक्टिंग एंड ensuring द वेलफेयर ऑफ द पीपल. उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं. और इसे ऐसे मतलब जो मार्टियर्स होते हैं उनकी याद में ये उत्सव मनाया जाता है. और ये पालिया बैठक जो होती है उत्सव, उसमें ये गाने गाए जाते हैं. दीज पालियाज आर वर्शिप ड्यूरिंग फेस्टिवल. ये जो पालिया कब इनका आयोजन कब होता है? फेस्टिवल के दौरान.
ठीक है। और एंड सॉन्ग्स आर सॉन्ग एज होमेज टू दिस मार्टियर, और घर घर में गाने गाए जाते हैं। दिस इज़ द कल्चर, ये हमारे देश की क्या है, संस्कृति है, कल्चर है। उत्सव एंड हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर, अब उत्सव और उसके दोस्तों ने ग्रैंडफादर को रिक्वेस्ट किए, ग्रैंडफादर प्लीज़ एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। बोले दादाजी, बोले हमारे कुछ बोले हमारे देश के संस्कृति सभ्यता के बारे में कुछ तो बताओ दादाजी। तो वेट, तो बोले ठीक है, बोले रुको, बोले मैं बताता हूँ। सेड ग्रैंडपा ने कहा, ही वेंट इन एंड केम बैक, वो अंदर गए और वापस आए विथ सम पिक्चर, और अपने कुछ पिक्चर्स के साथ वापस आए। ही देन आस्क्ड उत्सव, और बाद में उन्होंने उत्सव से पूछा, कैन यू सी टेम्पल्स इन दिस पिक्चर, और उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स बताए, उसमें बताया देखो इस पिक्चर्स में आपको टेम्पल्स दिखाई दे रहे हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है एस इफ़ दीज स्टोन हैव देयर ओवन स्टोरीज टू नैरेट, इजंट इट, ऐसा ये बोले ये इस पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि हर एक पत्थर स्टोन्स एक स्टोरी बयां कर रहे हैं, मतलब कि स्टोरी बता रहे हैं हर एक पत्थर में। मतलब जो इस टेम्पल में जो भी पत्थर लगे हुए हैं उसमें एक एक पत्थर में ऐसे एक एक स्टोरी दिखाई दे रही है, जैसे उनकी अपनी ही कोई एक अलग कहानी। इजंट इट, क्या नहीं है। टुडे आई शैल टेल यू, आज बोले मैं आपको बताऊंगा अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द राजपूत एज, राजपूत एज के लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट। अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, संचालन कैसा था, आर्थिक व्यवस्था और उनकी नैतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ड्यूरिंग द राजपूत इरा, जो राजपूत इरा था, राजपूत युग था, इंडिया वॉज नॉट रूल्ड ओवर बाय एनी वन किंग। तो इंडिया में सिर्फ एक ही राजा राज नहीं करता था, इंडिया सिर्फ एक ही राजा से नहीं चलता था। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल स्टेट एंड द एक्सटेंट ऑफ ईच किंगडम डिपेंडेंट ऑन द किंग्स मिलिट्री प्रावर्स। अभी जो इंडिया था ना उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे और उसके शासन थे, अलग अलग शासन के अलग अलग राजा थे, और वो जो राजा की मिलिट्री होती थी ना, वो अपना मिलिट्री की पावर से वो अपने शासन को बढ़ाते थे, अपने राज्य को डिपेंड, उनका राज्य किस पे डिपेंड था, मिलिट्री पावर पे, किस पे और उस मिलिट्री पावर की वजह से राजा अपने अपने राज्यों को बढ़ाते थे। और वो जो राजा का पास ज़्यादा राज्य होता था, नियर बाई का राज्य जीतता था, वो राजा ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। यू हैव बीन ब्रीफ्ड अबाउट द राजपूत किंग एंड डायनेस्टी इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने इससे पहले के चैप्टर में आपने राजपूत राजाओं के बारे में और उनके वंशज के बारे में ब्रीफली जान लिया है। इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में आप लोग यू विल लर्न अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब आप उनकी व्यवस्था के बारे में, उनका जो संचालन था, उनका जो राज्य तंत्र कैसा था उनका, उसके बारे में आप जानेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, फिर शिक्षा, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर यानी जो उन्होंने उस समय जो बनाया है मंदिर और जो भी मॉन्यूमेंट, उसके बारे में। एंड एक्सटर्नल इन्वेजन ड्यूरिंग द, और बाहर से उस समय कौन लोग हमारे देश में आए उनके बारे में आप लोग आज जानोगे। नाउ फर्स्ट वी विल कम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब हम पहले सबसे पहले किसके बारे में रीडिंग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वाणी, आफ्टर द 7th सेंचुरी, अब देखो 7th सेंचुरी के बाद वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल इन इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत सारी राजपूत डायनेस्टी रूल करती थी। हाउ एवर इवन थो डिफरेंट डायनेस्टी केम टू पावर, देयर वॉज लिटल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ तक कि कई मतलब डायनेस्टी पावर में आई और उसके बाद कुछ कुछ छोटी छोटी चेंजिंग भी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। थो किंगशिप वॉज हेरिडेटरी, इट वॉज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट। अभी ये कैसा था मालूम है, जो किंगशिप थी, राज्य सत्ता, वो कंपल्सरी ऐसा नहीं था कि जैसे कि पहले ऐसा होता था कि जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था, मगर यहाँ ऐसा कंपल्सरी ऐसा नहीं था। नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग, ऐसा नहीं था कि उसका बड़ा बेटा ही मतलब राजा के बाद दूसरा उसका जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनेगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं था। द हेयर यानी हेयर यानी वारिस, हेयर अपार्ट apparent selected by the king was called the crown prince in some, और वो जो उसको सिलेक्ट करते थे राजा राजकुमार को, उसको बोलते थे क्रॉन प्रिंस, राजकुमार कहा जाता था। इन सम कुछ जो अपना वारिस जिसको घोषित करते थे कि मेरे बाद यही राजा बनेगा, तो उसमें कोई भी बेटा हो सकता था और उसको बोलते थे क्रॉन यानी ताज, मुकुट। तो
जिनका सिंहासन होता है और जो राज का मुकुट होता है ना राजा का, तो उसको बोलते क्राउन प्रिंस। तो वो राजकुमार को पहनाते थे और उसको घोषित किया जाता, राज्याभिषेक किया जाता था उसका, और उसको ही मतलब वो अपना वारिस है उसके, मतलब राजा खुद ही घोषित कर देते कि मेरे बाद यही मेरा ये वाला बेटा या बीच वाला या बड़ा वाला या छोटा वाला बेटा, जो भी मतलब कैपेबल होता था उसको राजा बनाते थे, ना कि बड़े बेटे को। ओके, इन सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर इलेक्टेड और सिलेक्टेड देयर, और कुछ केसेस ऐसे होते थे कि राजा नहीं सिलेक्ट करता था, वो लोगों में छोड़ देता था और कुछ मिनिस्टर में छोड़ देता था, मिनिस्टर के ऊपर छोड़ देता था कि भाई आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को कौन सा राजा पसंद है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर, अब एक एग्जाम्पल बताते, कश्मीर में किंग यशकर्मा यशकर वॉज सिलेक्टेड एंड एंथ्रोन्ड बाय द ब्राह्मण ग्रुप इन गुजरात। देखो अब ये जो कश्मीर में जो राजा सिलेक्ट हुआ था तो ब्राह्मण ग्रुप ने उसको सिलेक्ट किया था इन गुजरात, और गुजरात में कुमारपाल वॉज सिलेक्टेड एज द सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो अब देखो जो कश्मीर में जो यशकर था वो राजा, उसको किसने सिलेक्ट किया था? ब्राह्मण ग्रुप में। और जो कुमारपाल था उसको कई मतलब कामयाब मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको राजा के रूप में सिलेक्ट किया था। नाउ द मिनिस्टर वेर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेज द किंगडम इफेक्टिवली। राज्य को और अच्छा असरकारक बनाने के लिए अपना शासन को, तो उसमें बहुत सारे जो मिनिस्टर मंत्री होते थे उनको अपॉइंट किए जाते थे, और राजा के लिए उनकी हेल्प के लिए, राजा की मदद के लिए बहुत सारे एडमिनिस्टर होते थे, जो संचालक होते थे और ऑफिसर्स होते थे, राजा और मंत्री होते थे, वो राजा की हेल्प के लिए अपॉइंट किए जाते। येट इसके साथ एट टाइम्स पीपल बिकेम विक्टिम्स ऑफ पुअर रॉन्ग। समटाइम ऐसा होता था कि जो ऐसी मतलब रॉन्ग पॉलिसी के कारण लोग गरीब भी बन जाते थे, गरीबी का शिकार बनते थे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर अच्छा हो, पॉलिसी अच्छी हो, तो हमारे पीपल भी कैसे होंगे, उनका स्टैंडर्ड भी कैसा होता है, हाई होता है, और उनकी वेलफेयर की पूरी सुविधा अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो और मिनिस्टर हो तो लोग भी मतलब सुखी रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डज अवर कंट्री, अभी हमारी जो कंट्री है उसमें कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है? तो इन अवर कंट्री रिपब्लिक है। हाँ, कैसा है? रिपब्लिक। कैसा है? डेमोक्रेटिक सिस्टम। व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज प्रिवलेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के टाइम कौन सा वो था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था? हाउ वेर द मिनिस्टर सिलेक्टेड इन एंशिएंट टाइम, पहले टाइम में मिनिस्टर को कैसे सिलेक्ट किया? राजा खुद अपने मिनिस्टर्स, कुछ सिलेक्टेड मिनिस्टर को सिलेक्ट करता था। हाउ आर मिनिस्टर सिलेक्टेड टुडे, आज कैसे होते थे? आज बाय वोट से होते हैं, पीपल गिव वोट एंड सिलेक्ट इलेक्ट देयर मिनिस्टर। आज की तारीख में ऐसा है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज, विलेज में कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ड्यूरिंग द राजपूत एज में? विलेज इंस्टीट्यूशन वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडियल। जो विलेज इंस्टीट्यूशन थी, संस्थाएं थी ना, ग्रामीण संस्थाएं थी, मीडियल पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनका, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। द पंचायत लुक्ड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, गांव में मतलब पंचायतें होती थी, वो अपना व्यवस्था देखती, उनकी देखभाल कौन करती थी? कौन करता था उसका एडमिनिस्ट्रेशन? ग्राम पंचायत। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी। आज जैसे सरपंच कहते, उस समय मुखी और सरपंच भी कहते थे। तो जो ग्राम पंचायत का जो पंचायत, गांव का जो पंचायत थी, उसका जो हेड होता था उसको मुखी के नाम से जानते थे, या सरपंच भी कहा जाता था। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स, और वो पूरा मतलब लोगों की सुरक्षा का, लोगों के न्याय के लिए, उनके प्रति मतलब सबको न्याय मिले और सबकी सुरक्षा हो, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? सरपंच की होती थी। ही वॉज द फाइनल वर्ड, उसी के जो वो जो बोलता था, उसका जो डिसीजन होता था फाइनल, वो ही मतलब माना जाता था। स्टिल इन मैनी केसेस, कई समटाइम्स कई केसेस में ऐसा होता था, ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव वर्डिक्ट एंड पनिश कल्प्रिट। समटाइम ग्राम सभा में जो होते थे, जजिस होते थे, वो फैसला सुनाते थे और कल्प्रिट्स यानी गुनहगार को सजा देते थे। इवन टुडे एट द विलेज लेवल, यहाँ तक कि आज की तारीख में भी जो विलेज लेवल में वो ग्राम पंचायत ही, वहाँ के जो बड़े होते हैं, जो बोलते हैं पंच बोलते हैं, 5 लोग मिलकर जो फैसला सुनाते हैं उसको पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच। तो जो पंच जो अपने बड़े होते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो पंच बनते हैं। एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द, आज भी की तारीख में भी गांव में
देखना जाए तो लोगों को गाइडलाइंस देती है, सलाह सूचन करती है। और ग्राम पंचायतें आज भी है, वहाँ पे भी सरपंच होता है और वो भी फैसला सुनाते हैं। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। उस समय लैंड रेवेन्यू मेन जो इनकम होती थी शासन राज्य की, वो लैंड रेवेन्यू होती थी। और लैंड रेवेन्यू यानी जो जिस क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, तो जो लैंड को एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ करते थे जो किसान, तो उनसे मतलब लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, वही मेन इनकम होती थी। ईच किंगडम हैड अ डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। हर राज्य अपनी अपनी तरह से अलग से रेवेन्यू लेता था, बट यूजुअली द 6 पार्ट ऑफ द कल्टीवेशन वॉज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू। लेकिन लैंड रेवेन्यू समटाइम्स ऐसा होता था कि जितना भी कल्टीवेशन होता था, फसल होती थी, उसका 6th पार्ट्स लैंड रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट होता था या देना पड़ता था किसानों को। अपार्ट फ्रॉम इसके साथ साथ अदर टैक्सेस वेर ऑल्सो लिव्ड ऑन द पीपल। इसके साथ और भी अदर टैक्सेस भी दिए जाते थे। डिफरेंट ऑफिसर वेर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। अलग अलग ऑफिसरों को अलग अलग एक्टिविटी के लिए अपॉइंटेड किया गया था। मोर ओवर टैक्सेस वेर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स। तो कुछ तो पोर्ट्स होते हैं ना, जैसे सी पोर्ट, जहाँ वहाँ पर ट्रेड होता है, सी पोर्ट में एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे अलग अलग मतलब टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था। लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पे ट्रिब्यूट टू द किंग। लैंडलॉर्ड जो होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और राजा के समर्पण करते थे, राजा को दे देते थे। नाउ वी कम टू लिटरेचर। अब हम लिटरेचर में आएंगे। क्या उस समय शिक्षा कैसी थी? लिटरेचर यानी साहित्य, शिक्षा साहित्य। ड्यूरिंग द राजपूत एज के टाइम देयर वॉज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज लिटरेचर ऑफ वेरियस काइंड्स। उस समय ज़्यादातर धार्मिक धार्मिक धर्म के अकॉर्डिंग मतलब बुक्स को लिखा जाता था लिटरेचर में, जैसे वेद है, ग्रंथ है, उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान दिया जाता था। वेरियस काइंड्स का मतलब लिटरेचर था। स्कॉलर एंड एजुकेशन रिसीव ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम किंग्स। उसमें जो स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव राजाओं के द्वारा मतलब बहुत सारे मतलब उनको इनाम दिया जाता था। एजुकेशन और स्कॉलर्स जो होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको बहुत सम्मान, राजा उनको बहुत सम्मान देते, उनसे बहुत सम्मान लेते थे। और राजा भी मतलब शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते थे और अपने राज्य में जितने भी पढ़े लिखे एजुकेशनिस्ट होते थे उनको ज़्यादा सम्मान देते थे। मैंने लिटरेरी वर्क्स वेर कंपोज्ड इन संस्कृत। उस समय बहुत सारी जो साहित्य जो वर्क्स था मतलब, तो वो संस्कृत में कंपोज किया है, लिखा गया है। संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा। द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ कंपोज द एपिक शिशुपाल वध। जो बहुत बड़ा संस्कृत पोएट था माघ, उसने शिशुपाल वध, उसमें शिशुपाल वध के बारे में बहुत बड़ा मतलब उन्होंने एक बुक लिखी थी, एपिक लिखा था, पूरा ग्रंथ लिखा था। दिस एपिक डिस्क्राइब्स द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्ण ने जो शिशुपाल का वध किया था, उसमें ये शिशुपाल वध जो बुक था उसमें मतलब उन्होंने पूरा वर्णन किया, डिस्क्रिप्शन किया है। किसने? माघ पोएट ने, संस्कृत पोएट। सिमिलर इसी तरह अनदर पोएट श्री हर्ष रोड द एपिक्स। अनदर एक पोएट था, उसका नाम था श्री हर्ष, उसने भी एक ग्रंथ लिखा था नैषध चरित्र, उसका नाम था नैषध चरित्र, विच इज अबाउट द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती। उसमें नल और दमयंती के बारे में स्टोरी थी। ओके, नल दमयंती राजा थे, रानी थी, उनकी पूरे कैरेक्टर के बारे में, उनकी स्टोरी, पूरी बैकग्राउंड और उनकी बायोग्राफी, उसके बारे में पूरा लिखा था। उसको बोलते हैं नैषध चरित्र। किसने लिखा था? श्री हर्ष ने। इवन सॉन्ग्स बाय राधा एंड अदर गोपी सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा वेर प्रेजेंटेड इन अ लिरिकल मैनर। कुछ तो राधा और गोपी के बारे में जो लॉर्ड कृष्णा की तारीफ करती है, उसके बारे में जो सॉन्ग थे, तो वो भी मतलब सॉन्ग लिरिकल मैनर्स में गाने के रूप में मतलब उसमें वर्णन किया है, उनको बताया गया है। आज की तारीख में हम भजन वगैरह गाते हैं तो उसमें भी राधा के न भगवान जी के, कृष्ण के भजन होते हैं। इस तरह उस समय भी मतलब गाने के रूप में भी वर्णन किया जाता था राधा गोपी का और कृष्ण भगवान का। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स वेर ऑल्सो कंपोज्ड इन अ पोएटिक मैनर। और उस समय जो बायोग्राफी होती थी, उनकी जो कामयाबी जो उन्होंने हासिल की होती थी, जितनी भी सिद्धियाँ, राजाओं की बहादुरियों के किस्से, वो सब पोएटिक मैनर में कविता के रूप में उनका वर्णन किया जाता था, लिखा जाता था। हेमचंद्राचार्य एक बहुत बड़े
राइटर थे और उनको ग्रामर का बहुत नॉलेज था। उन्होंने भी कुमारपाल चरित्र के बारे में, जो कुमारपाल राजा थे उनके बारे में भी लिखा था, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सोलंकी किंग ऑफ गुजरात कुमारपाल। वो जो उनके मतलब पूरे आधार पर, किसके आधार पर, सोलंकी किंग थे कौन, गुजरात के कुमारपाल, उनकी चरित्र के बारे में उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी, हेमचंद्राचार्य ने। एंड ग्रामर बुक सिद्धम शब्दानुशासन, उन्होंने एक ग्रामर बुक भी लिखी थी, उसका नाम था सिद्धम शब्दानुशासन। किसने लिखी थी, हेमचंद्राचार्य ने। एज द टाइटल इंडिकेट्स द नेम्स ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह एंड हेमचंद्राचार्य आर एसोसिएटेड विथ दिस बुक। और इसको, इस बुक का टाइटल मतलब एक हेमचंद्राचार्य जो थे वो और जो सिद्धराज जयसिंह राजा थे, उन दोनों ने मिलकर इस बुक को टाइटल दिया था, नाम दिया था मिलकर। दिस बुक वॉज कंसिडर्ड एज सो इम्पोर्टेंट। वो अब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये बुक को मतलब इसको चेरी पर बिठाकर इसकी वो निकाली थी, प्रोसेसन निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि इस बुक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। दिस बुक वॉज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट दैट, इसलिए दैट इट वॉज प्लेस्ड ऑन द एलिफेंट, उनको हाथी के ऊपर उस बुक को रखकर पूरा उसकी यात्रा निकाली थी, उसका प्रदर्शन किया था। और खुद जो हेमचंद्राचार्य थे राजा थे वो पैदल चले थे, बुक का प्रोसेसन किया था, श्री शोभा यात्रा निकाली थी। ओके, बुक की कौन सी बुक की, सिद्धम शब्दानुशासन। इट वॉज रिटन बाय हेमचंद्राचार्य। और सिर्फ पूरे पाटण में उसकी यात्रा निकाली थी, उसका प्रदर्शन किया गया था उस बुक का। नॉट ओनली पोइट्री बट प्लेज वेर ऑल्सो रिटर्न ड्यूरिंग दैट टाइम। उस समय सिर्फ पोइट्री नहीं, नाटक भी लिखे गए, प्लेज यानी नाटक भी बहुत सारे लिखे गए थे। भावभूति रोट उत्तर रामचरित्र, जो भावभूति थे उन्होंने उत्तर रामचरित्र प्ले लिखा था। वाइल पंडित नारायण कंपोज्ड हितोपदेश एक बहुत बड़ी बुक है, वो पंडित नारायण के द्वारा लिखी गई। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, उसमें बहुत सारी हितोपदेश में कौन सी पंचतंत्र की जो स्टोरियां हैं ना, उसकी स्टोरी हितोपदेश में आपको मिलेगी। पंचतंत्र की पौराणिक मतलब कहानियाँ। एथर योर स्कूल और ए नियर बाई लाइब्रेरी मस्ट बी हैविंग बुक्स कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। यहाँ तक तुम्हारी स्कूल में कोई तुम्हारे नियर बाई लाइब्रेरी, वहाँ पर भी आप बुक्स ले सकते हो। फोक टेल्स, जिसमें वहाँ के मतलब स्टोरीज़ है, फोक यानी लोक कथाएँ, मतलब आपको वैसी लोक कथाएँ की स्टोरी आपको लाइब्रेरी में से मिल सकती है। उसमें देखो मैं बताती हूँ उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी है। लेट अस नाउ डू ए रीडिंग एक्टिविटी। देखो पोएट है, पोएट यानी ऑथर विशाखा दत्ता, वर्क मुद्र रक्षिका। और पोएट सोमदेव, उन्होंने कथा सरिता सागर। कल्हार में लिखा है राज सरंगिनी, चंद्र बडाई ने पृथ्वीराज रासो, बिहान ने विक्रमादेव चैंट, मेरुतुंगा ने प्रबोध चिंतामणि। ये सब बुकों के नाम हैं। यू हैव टू रीड। आपकी कोई लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी में से आपको मिल सकती है, या तो आप तो लाइब्रेरी में नहीं भी जाओ तो आप गूगल में भी फाइंड करोगे तो आपको गूगल में भी मिल सकती है। तो बच्चों, आज हमने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और उनके साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पर हम अपना पीरियड यहाँ फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पीरियड में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, बाय।